मुझे मालूम है कि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, विधायक मंत्री लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार इन्वॉल्व है, इसीलिए मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो जाले के विधायक और वर्तमान में जो मंत्री हैं वो उनको ऐसे आता कि नर्सिंग कॉलेज खोलते अपना बैठ के सहसपुर पंचायत के अंदर राजस्व थाना नंबर 5, खाता नंबर 813, खिसरा नंबर 1909 और मौजा जाले खिसरा नंबर 4405, ये गवर्नमेंट की लैंड है, सरकारी भूमि है। इस भूमि को इलीगली वेदांश इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, जो कि नोएडा की एक कंपनी है, बिचौलिया कंपनी है, और एक पीआरवीएस इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों कंपनी ने मिलकर इस सरकारी भूमि को इलीगली अडानी एग्रो लॉजिस्टिक को बेच दिया। कितना रकबा है उसका? इसका रकबा लगभग 1235 डिसमिल है और इस जमीन को बेचा गया। इतना ही नहीं, खिसरा नंबर 4405 मौजा जाले, इसके ऊपर बिना किसी एनओसी के कंस्ट्रक्शन किया गया। सड़क का सरकारी भूमि है, बिना किसी एनओसी के रोड का कंस्ट्रक्शन किया गया, रेलवे ट्रैक का निर्माण किया गया। और आप बोलेंगे कि मेरे बात में कितनी सच्चाई और किस तथ्य के साथ मैं बात कर रहा हूं, तो ये उसके दस्तावेज हैं। इस पे लिखा हुआ कार्यालय अंचलाधिकारी जाले, कार्यालय अंचलाधिकारी जाले दरभंगा। ये कहते हैं कि जिस जमीन पर रोड बनाई गई, जिस पर रेलवे ट्रैक निर्मित किया गया, जिसकी वाहवाही स्थानीय विधायक सह मंत्री ले रहे हैं, वो सरकारी भूमि है। बिना किसी एनओसी के उस पर रोड बनाया गया, उस पर रेल की पटरियां बिछाई गई। आखिर किस बात की वाहवाही ले रहे हैं? आप तो कहते हैं कि हम सरकार हैं और सरकार अपनी भूमि किसी प्राइवेट कंपनी को बिना कोई पैसा लिए हुए, बिना किसी मुआवजा के दे रही है। और इतना ही नहीं, बिना एनओसी के उस पर यह कार्य किया गया। ये उसके दस्तावेज मैं आपके सामने रख रहा हूं, आप प्रेस वार्ता के बाद हमसे ले सकते हैं। और ये जो काम किया गया, ये सरासर बिहार पब्लिक लैंड इंक्रोचमेंट एक्ट 1956 का उल्लंघन है और इसके तहत उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि ये दोनों लैंड गवर्नमेंट का लैंड है जिसको इंक्रोच किया गया। इसके ऊपर एसआईटी का गठन होना चाहिए और जो बिचौलिया लोग, चाहे वो वेदांश कंपनी की ओर से रखे गए हो, चाहे वो पीआरवीएस इंफ्रास्ट्रक्चर की तरफ से रखे गए हो, चाहे वो अडानी एग्रो लॉजिस्टिक की तरफ से रखे गए हो, चाहे वो स्थानीय विधायक साहब मंत्री के गुंडे और उनके द्वारा बिचौलिया जो लाए गए हैं, उनके ऊपर एफआईआर होनी चाहिए। और ये 420 का मामला है। आईपीसी की धारा 420, 467, 468, 471 और 409 के अंदर इसके ऊपर एफआईआर बनता है। और इसमें इन तमाम कंपनी के ऊपर, जिसमें अडानी के ऊपर भी एफआईआर होनी चाहिए। हमारी ये मांग है आपकी प्रेस वार्ता के जरिए। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है वो राजस्व चोरी की बात है, रेवेन्यू को चोरी और मनी लॉन्ड्रिंग की बात है कि किसान से जो जमीन ली गई काफी कम पैसे पर ली गई और इतने कम पैसे पर ली गई कि किसानों से एक वादा किया गया कि आपको ज्यादा पैसे दिए जाएंगे। वो पैसे तो उनको मिले नहीं, कम पैसे उनको मिले। आज तक उनका पूरा भुगतान नहीं हुआ। 90,000 रुपए में जो किसान से जमीन ली गई, अडानी ग्रुप को वो जमीन 15 लाख, 12 लाख और 10 लाख में बेची गई। आप बोलेंगे कि मेरी बात में कितनी सच्चाई है, उसका भी तथ्य हम आप लोगों के सामने रख रहे हैं और पूरी शीट हम लोगों ने बनाई हुई है। ये भी आप हमसे प्रेस वार्ता के बाद ले सकते हैं। ये डीड की डिटेल है। इस डिटेल के अंदर पूरी 94 भूमि का सारा डिटेल है कि कैसे इन 94 भूमि को किस तरह से हथियाने की कोशिश की गई और किस लो रेट में इन जमीनों को बिचौलिए के माध्यम से खरीदा गया। और महज 2 महीने के अंदर, 2 से 6 महीने के अंदर जिस भूमि की कीमत लगभग 90,000 में किसान से ली गई, उसको कैसे 10-12 लाख में बेची गई। यह पूरा मामला, जो किसानों से जमीन ली गई वो 5 करोड़ 64 लाख में ली गई और यह रकबा 1235 डिसमिल का है। 5 करोड़ 64 लाख में यह जमीन ली गई और 2 से 6 महीने के अंदर लगभग 21 करोड़ में इस जमीन को बेचा गया। अब आपके माध्यम से मैं स्थानीय विधायक, बिहार सरकार में मंत्री जो अपने आप को कहते हैं कि मैं सरकार हूं, मैं प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री से यह सवाल पूछता हूं
कि आज तक ऐसा कोई धंधा, ऐसा कोई बिजनेस हमने नहीं देखा कि 2 महीने के अंदर, जिसके अंदर 400 से 500% का ग्रोथ हो जाए, प्रॉफिट हो जाए। ये तो पहली बार ऐसा देखा जा रहा है। और ये अडानी जी के मामले में हमेशा देखा जाता है कि जब अडानी जी की एंट्री होती है तो किसान को हक को मारा जाता है और इसी तरह से उनकी जमीन को हथियाकर बेचने का काम किया जाता है। तो ये सरासर ब्लैक मनी का खेल इसमें लगा हुआ है और बेनामी संपत्ति लेन देन अधिनियम 1988 और पीएमएलए 2002 का वायलेशन है। लिहाजा मैं आपके माध्यम से बिहार सरकार और केंद्र सरकार से यह अपील करता हूं कि इस पूरे मामले में इनकम टैक्स की जांच होनी चाहिए, ईडी की जांच होनी चाहिए, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। आपको ईडी सीबीआई तो सिर्फ विपक्षियों के ऊपर भेजने का सोचता है, लेकिन इतनी बड़ी गड़बड़ी हुई है। मैं तमाम साक्ष्य आपके सामने रख रहा हूं। ईडी और सीबीआई और इनकम टैक्स हिम्मत दिखाए और जाके रेड करे और सारे मामले की छानबीन करे। इतना ही नहीं, इसके आगे जो अवैध भूमि का अधिग्रहण किया गया और किसानों का अधिकार का हनन किया गया, और यह पूरा मामला अवैध भूमि अधिग्रहण एक्ट 2013 का भी उल्लंघन है कि बिना सहमति के, किसान के सहमति का, आप जाइए जाले के अंदर, जो किसान परिवार पीड़ित है उनसे मिलिएगा तो मालूम ये चलेगा कि उनसे सहमति नहीं ली गई, बिना किसी सहमति के उनसे उनकी जमीन ले ली गई। बेचारे पढ़े लिखे नहीं होते हैं, गांव समाज के लोग हैं, इतनी शिक्षा नहीं है, उनको कहीं बोल दिया अंगूठा लगा दो, उन्होंने अंगूठा लगा दिया, उनको बोल दिया साइन कर दो, साइन कर दिया, उनको लालच दे दिया कि तुम्हारे बच्चे को नौकरी दे देंगे, इसलिए उन्होंने कहीं पे साइन कर दिया। बाद में ये मालूम चला कि उनकी जमीन उनसे हथिया ली गई। कुछ लोगों को, जो थोड़े बहुत पढ़े लिखे लोग थे, उनको बताया गया पैसा मिलेगा, उनको पैसा नहीं मिला। डीड भी हमारे सामने है, जो आपको मैंने दिखाया है, इसकी कॉपी आप हमसे ले लेंगे। तो ये किसानों का शोषण हुआ है और जिन लोगों ने, मैंने आपको पहले भी बताया कि इसका विरोध किया, इस पूरे मामले का, उन तमाम लोगों के ऊपर बिहार सरकार के वर्तमान मंत्री और जाले की विधायक ने गुंडा एक्ट के अंदर कार्रवाई की है। मैं आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं कि क्या जाले का किसान, बिहार का किसान, मिथिला का किसान गुंडा है? क्या अपना हक मांगना गुंडागर्दी है? क्या किसान अपनी गाढ़ी कमाई से, मेहनत की कमाई से, खून पसीने की कमाई से जिस जमीन को अर्जित करता है, जिस पर खेती करता है, जब उससे उसका हक छीना जाता है, जब वो हक मांगने जाता है, तो उसके ऊपर गुंडा एक्ट लगाना जायज है क्या? क्या यही किसानों का सम्मान भारत की सरकार कर रही है और बिहार की सरकार कर रही है? उनको वादा किया गया कि आपके बच्चों को अडानी का ये जो साइलो प्लांट लग जाएगा तो नौकरी देंगे। विधायक ने कहा था कि 10,000 नौकरियां मिलेंगी। आप जाके मालूम कीजिएगा तो मालूम चलेगा 8 से 10 लोग नौकरी कर रहे हैं। कितने लोग? 8 से 10 लोग। मैं पूछना चाहता हूं 10,000 लोग कहां हैं? आपने रोजगार सृजन करने की बात की थी, आपने कहा था कि रोजगार के अवसर पैदा होंगे, लोगों को नौकरियां मिलेंगी, जिनसे जमीन ली जा रही है उनको नौकरी दी जाएगी। किसी एक व्यक्ति को भी नौकरी नहीं दिया गया। 8 से 10 लोग जो नौकरी पर हैं वो केवल गार्ड की नौकरी पर हैं, क्योंकि प्लांट ऑटोमेटेड होता है तो उसमें नौकरी देने की जरूरत ही नहीं है। तो लोगों को झांसे में रखा गया। मैं आपके माध्यम से स्थानीय विधायक जाले के और बिहार सरकार में जो मंत्री है, मैं उनसे पूछना चाहता हूं कि आप 10,000 छोड़िए, 1,000 जाले के युवा का लिस्ट दीजिए कि आपने किसको नौकरी पे लगाया इस साइलो प्लांट के अंदर। आपको जवाब देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इसका क्रेडिट लिया था और आपने कहा था कि ये हमारे बल पे आया, हमारे बदौलत आया, अगर हम नहीं होते तो ये प्लांट नहीं आ पाता। बिल्कुल सही कहा आपने, अगर आप नहीं होते तो किसानों से उसकी जमीन नहीं छीनी जाती, आप नहीं होते तो किसानों के अधिकार का हनन नहीं होता, आप नहीं होते तो यहां पर मनी लॉन्ड्रिंग नहीं हो रही होती, आप नहीं होते तो गरीब किसानों के ऊपर गुंडा एक्ट के अंदर कार्रवाई नहीं हो रही होती। साथियों, मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगा कि इसमें कई सारे दलाल इन्वॉल्व हैं। इन दलाल के ऊपर जांच होनी चाहिए कि वो किससे लिंक्ड है। जो अभी तक हम लोगों को जानकारी मिली है, क्योंकि पिछले 2 साल से हम लोग इस मामले पर लगे हुए हैं और इस मामले में पूरे साक्ष्य को इकट्ठा करके आज आपके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। इससे पहले भी हम लोगों ने इसका विरोध किया था, लेकिन साक्ष्य हमारे पास नहीं थे। साक्ष्य अभी हमारे पास आ गए हैं। तमाम साक्ष्य के साथ आपके सामने हमने इन चीजों को रखा है। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जो भी दलाल हैं इसमें, या जो भी कंपनियां इन्वॉल्व हैं, उसके ऊपर जांच होनी चाहिए और उनके ऊपर गुंडा एक्ट में कार्रवाई होनी चाहिए। आखिरी बात जो मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं कि यह तमाम मामले में जो प्रशासन है उसकी लापरवाही नजर आती है। प्रशासनिक महकमे की लापरवाही
और बहुत बड़ा भ्रष्टाचार इसमें नजर आता है। जाले के उस समय में सीईओ थे अनिल मिश्रा जी। उन्होंने गवर्नमेंट सरकारी लैंड का इलीगल म्यूटेशन किया। इसका जवाब कौन देगा? अगर किसी सीईओ ने किसी सरकारी भूमि को इलीगली किसी कंपनी को दे दिया है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। आखिर किसके इशारे पर सीईओ ने यह काम किया? जब इस मामले की सूचना हम लोगों ने एडीएम को दी, डीएम को दी, तो डीएम साहब का जो पत्र आया था, मैं आपको उसकी भी कॉपी दिखा रहा हूं। डीएम साहब ने माना कि इसमें पूरी तरह से गड़बड़ी हुई है, लेकिन ये डीएम साहब को जो पत्र लिखा गया उसकी कॉपी है। पत्र लिखा नहीं गया, डीएम साहब की तरफ से जो जवाब आया उसकी कॉपी है। ये देखिए, आप लोग को मैं दिखा रहा हूं, सब आपको बाद में दे देंगे, ठीक है। इसमें डीएम साहब ने माना है कि यह बहुत भारी गड़बड़ी हुई है, लेकिन डीएम साहब यह कहते हैं कि यह उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है, इसीलिए कोई कार्रवाई नहीं करेंगे। इसमें लिखा हुआ है, आप लोग पढ़ लीजिएगा इसको। ये लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत जो डीएम के यहां द्वितीय अपील होती है उसकी कॉपी है, उनका जो डिसीजन आया उसकी कॉपी है। तो मैं आप लोगों के माध्यम से पूछना चाहता हूं कि आखिर एडीएम ने क्यों डिले किया जमाबंदी कैंसिल करने के लिए? हम लोगों को बिहार सरकार के सचिव के पास पहुंचना पड़ा, लैंड रेवेन्यू डिपार्टमेंट में। 1 साल पहले इसको रद्द हो जाना था, जमाबंदी को, म्यूटेशन को, लेकिन यह रद्द नहीं हुआ। जब सचिव का आदेश आया तो सचिव के आदेश के आलोक में एडीएम ने जमाबंदी को रद्द किया। एडीएम ने खुद से नहीं किया, 1 साल तक एडीएम सुनवाई को टालते रहे। तो मैं इस मामले में एडीएम के ऊपर भी जांच होनी चाहिए, इस मामले में सीईओ के ऊपर जांच होनी चाहिए, इस मामले में तमाम उन पदाधिकारियों के ऊपर जांच होनी चाहिए जिनकी भूमिका संदिग्ध लगती है। जमाबंदी कैंसिल हो गई है, 20 मार्च को इसका ऑर्डर आ गया था सचिवालय की ओर से एडीएम साहब को कि आप इसको जमाबंदी कैंसिल कीजिए। लेकिन मैं ये पूछना चाहता हूं कि ये जो लापरवाही हुई है और ये जो भ्रष्टाचार हुआ है, इसमें अब तक कोई एफआईआर क्यों नहीं हुई है? क्या इसमें एफआईआर नहीं बनती है? डीएम साहब इसमें एफआईआर क्यों नहीं कर रहे हैं? या सचिव ने भी माना है? एक और दूसरा लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं। इसके जब हम लोगों ने बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम के तहत विभागीय सचिव और प्रधान सचिव को द्वितीय अपील दिया राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग को, तो उनका ये रिप्लाई आपके सामने है। इसी रिप्लाई में बताया गया कि इसको जमाबंदी को कैंसिल किया जाए। अगली सुनवाई जो एडीएम की आती वो 20 मार्च को थी, उसमें इसको कैंसिल करने के लिए कहा गया। इन्होंने भी माना है कि गड़बड़ी हुई है तभी जमाबंदी कैंसिल हुई है। अगर गड़बड़ी नहीं हुई होती तो जमाबंदी कैंसिल क्यों होती, रद्द क्यों होती? जमाबंदी तो रद्द करवाई गई, लेकिन किसी भी भ्रष्ट अधिकारी और पदाधिकारी के ऊपर कोई कार्रवाई के दिशा निर्देश नहीं आए। मैं ये पूछना चाहता हूं कि सरकारी जमीन को बेचना किसी और को या किसी कंपनी के नाम कर देना क्या कोई आसान बात है? मुझे मालूम है कि बड़े लोग इन्वॉल्व हैं, विधायक मंत्री लोग इन्वॉल्व हैं, सरकार इन्वॉल्व है, इसीलिए मामले में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। अगर इन्वॉल्व नहीं होते तो जाले के विधायक और वर्तमान में जो मंत्री हैं वो उनको से आता कि नर्सिंग कॉलेज खोलते अपना बैठ के। आप लोग को मालूम नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि अपना नर्सिंग कॉलेज बना रहे हैं, बहुत बड़ा सा आलीशान बंगला बना लिया, अलग अलग जगह पे भूमि ले लिया। कहां से पैसा आया? क्या ये पैसा जाले के गरीब मजदूरों का, किसानों का, उनकी मेहनत की कमाई हुई जमीन का पैसा से आप नर्सिंग कॉलेज और अपना घर बना रहे हैं? इस बात का आपको जवाब देना पड़ेगा। साथ ही साथ मैं आपके माध्यम से ये मांग करता हूं कि इनकम टैक्स, ईडी और सीबीआई उनके संपत्ति की, माननीय मंत्री के संपत्ति की जांच करे कि पिछले 4-5 साल के अंदर में उनकी संपत्ति कितनी बढ़ी है और वो कहां से बढ़ी है, किस किस बिचौलियों को उन्होंने बीच में डाला अडानी कंपनी के को भूमि अर्जित कराने में, और इस पे जांच होनी चाहिए। दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। एक और आखिरी बात के साथ मैं अपनी बात को खत्म करूंगा कि जो जमीन खरीदी गई वो जमीन एग्रीकल्चरल लैंड थी, और जब उसको किसी ने, बिचौलिए ने खरीदा, किसी बिचौलिए कंपनी ने खरीदा, 2-3 कंपनियां इन्वॉल्व थी, वेदांश और पीआरबीएस और भी कई सारी कंपनी इन्वॉल्व थी। इन्होंने एग्रीकल्चरल लैंड खरीदा, कृषि की भूमि खरीदी,
और जब इसको बेचा तो ये दिखाया कि ये कॉमर्शियल लैंड है, ये दिखाया कि ये रेसिडेंशियल लैंड है। तो मैं आपके माध्यम से जानना चाह रहा हूं कि जब एग्रीकल्चरल लैंड को कोई व्यक्ति खरीदता है या कोई कंपनी खरीदती है तो उस पर रेसिडेंशियल कार्य करने से पहले या कॉमर्शियल कार्य करने से पहले उस जमीन का CLU होता है, जिसको हम बोलते हैं चेंज इन लैंड यूज। तो क्या CLU हुआ? जब आप जान